अब हम प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि क्रोएशिया भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन उससे पहले आप क्रोएशिया का ये वीडियो विश्लेषण देखिए और समझिए कि प्रधानमंत्री के इस दौरे की आजकल इतनी चर्चा क्यों हो रही है। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्रोएशिया की यात्रा की है और वर्ष 1991 में जब यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ तब इससे 6 देश बने जिनमें एक क्रोएशिया भी था। इस विभाजन से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने यूगोस्लाविया की यात्रा तो की जब ये एक बड़ा देश था, जब तक ये देश का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन जब क्रोएशिया अस्तित्व में आया तब से लेकर अब तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इस देश की यात्रा पर नहीं गया था। क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से इस देश की गिनती बहुत छोटे देशों के रूप में होती है। इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 56,594 वर्ग किलोमीटर है और इस मामले में यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के बराबर है, जबकि इसकी आबादी 40 लाख है जो हमारे सिर्फ एक लखनऊ शहर की आबादी के बराबर है। अब आप इस नक्शे को देखिए जिससे आपको ये समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का पहले साइप्रस जाना और अब क्रोएशिया जाना क्यों तुर्की के लिए एक बड़ा खास संदेश है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था, सैन्य मदद भी भेजी और राष्ट्रपति एर्दोआन से स्पष्ट रूप से तब उन्होंने कहा था कि वो इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी भी तुर्की को भारत का रुख साफ कर रहे हैं, उन्हीं की भाषा में धीरे से उन्हें संदेश दे रहे हैं। तुर्की खुद को यूरोप का गेटवे यानी प्रवेश द्वार मानता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस और क्रोएशिया जाकर यह बताया है कि ये देश भी एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार हो सकते हैं। इनमें भी साइप्रस वो देश है जिसके उत्तरी हिस्से पर तुर्की का अवैध कब्जा है और भारत समेत ज्यादातर देश इस कब्जे को मान्यता नहीं देते। दूसरा, वर्ष 2023 में जब भारत में G20 का समिट हुआ तब यह तय हुआ था कि भारत से यूरोप के बीच एक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे ट्रेड रूट में समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस कॉरिडोर को साइप्रस और क्रोएशिया से भी जोड़ा जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा क्रोएशिया यूरोपीय यूनियन और नेटो का भी स्थायी सदस्य है, इसलिए क्रोएशिया का भारत को समर्थन बहुत मायने रखता है। तुर्की भी नेटो का स्थायी सदस्य है और इसलिए पाकिस्तान उसके समर्थन को बहुत अहमियत देता है। लेकिन अब भारत भी यही कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के क्रोएशिया जाने से तुर्की और पाकिस्तान दोनों को कुछ चिंता ज़रूर होगी। अब आपको क्रोएशिया के बारे में वो 5 बातें बताते हैं जो आपको हैरान करेंगी। पहली बात, पूरी दुनिया को शर्ट के कॉलर पर टाई बांधना क्रोएशिया ने ही सिखाया। ये जो टाई आप देख रहे हैं, ये टाई का जो नॉट है, ये पूरी दुनिया को बांधना क्रोएशिया ने सिखाया है। 17वीं शताब्दी में यहाँ के सैनिक गर्दन पर एक टाई बांधा करते थे जो उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन बाद में फ्रांस ने
इस पहनावे को अपना लिया और धीरे धीरे टाई पहनने का ये तरीका पूरी दुनिया ने सीख लिया। और संयोग देखिए कि आज ये टाई आप यहाँ भी देख रहे हैं। पूरी दुनिया में अब ये टाई बांधी जाती है। दूसरा, हॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्मों की शूटिंग के लिए क्रोएशिया को बहुत मनपसंद लोकेशन माना जाता है और गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी इसी देश में हुई थी। तीसरा, दुनिया में ऑल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार करने वाले मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का जन्म इसी देश में हुआ था। आज अगर आपके शहर में या गांव में या किसी दूर दराज के इलाके में बिजली की आपूर्ति करना इतना आसान हुआ है तो इसका श्रेय निकोला टेस्ला को ही जाता है। उनका जन्म यहीं हुआ। और चौथा, जैसे भारत में क्रिकेट को लोग धर्म की तरह मानते हैं, ठीक वैसे ही क्रोएशिया में फुटबॉल को एक धर्म की तरह माना जाता है। और ये इतना छोटा सा देश है, लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में इस देश की टीम फाइनल में पहुंच गई थी और इसने पूरी दुनिया को ये दिखाया था कि अगर जीत की भूख हो तो ये मायने नहीं रखता कि आपके देश का क्षेत्रफल या आबादी कितना छोटा या बड़ा है। अब आपको जल्दी से कनाडा में हुए G7 समिट के कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं। Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है।